हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। मैं लक्ष्मी यादव। आज लेके आए हैं हम यूपी टेट पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। यूपी टेट पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें 60 सवाल हैं, जिसमें 30 सवाल पर्यावरण से हैं और 30 सवाल बाल विकास से। सवालों की संख्या कितनी है? 60। चलिए तो देर न करते हुए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 121 है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? चलिए, तो इसका आंसर होगा चौथा, जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। यही इकोसिस्टम की परिभाषा है। चलिए इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जिसमें जीव तथा उसके वातावरण के साथ आपसी संबंधों का अध्ययन कराया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। नोकरेक क्या है? नोकरेक क्या है? इसका मिलान तीसरे से होगा मेघालय। मानस असोम से, दिबांग या अरुणाचल से, और डी का केरल। तो पहले का होगा तीसरा और बी का होगा दूसरा और सी का होगा चौथा और डी का होगा पहला। तो 3 2 4 1। चलिए नीचे कूट दिया है, ये कूट है और इसका ऑप्शन दिया था 3 2 4 1। तो देखिए कौन से में है 3 2 4 1। इसमें 3 नहीं है तो ये तो कट जाएगा। इसमें भी नहीं है, ये भी कट जाएगा। इसमें भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा 3 2 4 1 किस में है? चौथे में। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रिया या नेपाल? चलिए बताएं। किस देश को मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा, खाद्य जाल। आगे प्रश्न है, मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो ये सर्वभक्षी है। मनुष्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं। मनुष्य शाक सब्जियां भी खाता है और मांस भी खाता है, तो उसे सर्वाहारी कहा जाता है या सर्वभक्षी भी कहते हैं। इसलिए इन्हें सर्वभक्षी उपभोक्ता भी कहा जाता है। मानव पोषण स्तर का 4 का सदस्य है, इसे सर्वाहारी भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1973 में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, कितना? 5 जून 1973 को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का महत्व कहा जाता है? विषाणु को, जीवाणु एवं कवक को, या मांसाहारी या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, जीवाणु एवं कवक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है,
वन्यजीव संरक्षण में कौन सा गैर सरकारी संगठन NGO से संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण में कौन सा गैर सरकारी संगठन NGO से संबंधित है? चलिए बताएं इसका आंसर। ऑप्शन देख लीजिए चारों, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा पहला सही, WWF नेचर इंडिया, इसका यही सही होगा। चलिए इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। प्रकृति का मेहतर जीवाणु एवं कवक को कहा जाता है क्योंकि ये अपघटक होते हैं। चलिए WWF फॉर नेचर इंडिया भारत का एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो पर्यावरण के क्षेत्र में एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में, कितने में, 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। इससे पहले मुंबई में था। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। क्या हैं 3 प्रकार के आर? चलिए वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन देख लीजिए, चारों दिए हुए हैं। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना और पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। नंबर 4, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, इसका यही सही है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। इन्हें 3 आर कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 आर कहते हैं। इसका पूरा नाम रेडिएंस, रिज्यू तथा रिसाइकल है तथा इसका अर्थ होगा कम उपयोग, पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण। जैसे हम प्लास्टिक बैग का कम उपयोग करें तथा उसका बार बार पुनः उपयोग करते रहें जब किसी पुनः चक्रण के लायक ना हो जाए, इसके द्वारा हम पर्यावरण को बचाने में सफल होंगे। ये पर्यावरण के बारे में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? यातायात के साधनों में या परिवहनों में सर्वाधिक कौन सी गैस का उत्सर्जन किया जाता है? तो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का। इसका कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? रोंटजन। क्या है? रोंटजन। रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई रोंटजन है। यह प्रदूषण नाभिकीय विस्फोटों, आणविक ऊर्जा संयंत्रों, रेडियोधर्मी पदार्थों आदि के कारण उत्पन्न होता है। यह सभी प्रकार के प्रदूषण में सर्वाधिक खतरनाक है। सभी प्रदूषण में ये खतरनाक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय भवंडर। हवा का वह तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है उसे और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, उसे ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, लंदन धूम्र पाया जाता है। लंदन धूम्र पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है? शीतकाल में सुबह के समय। शीतकाल में सुबह के समय लंदन धूम्र एक प्रकार का कोहरा है। क्या है? कोहरा, जो शीतकाल में सुबह के समय उत्पन्न होता है। इस धूम्र में दृश्यता बहुत कम होती है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, मिनी माता कहते हैं छोटी माता को। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है उसका क्या परिणाम है? चलिए बताएं। इसका आंसर होगा चौथा, मनुष्य के कार्बन अपशिष्ट जो पीने के पानी से छोड़ने का होता है, यही उसका परिणाम है। चलिए इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है। यह औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण उत्पन्न होता है। ये वर्ष 1950 से और 1960 के बीच आया था। कितना? 1960 के बीच के दशक में जापान में यह रोग फैला था। कहाँ? जापान। जिसमें अनेक लोग मारे गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जल चक्र के अनवरत चलने का क्या कारण है? जल चक्र के अनवरत चलने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। जल चक्र के अनवरत चलने के कारण में सभी कथन सही हैं, क्योंकि जल चक्र में सूर्य द्वारा सर्वप्रथम जल को गर्म ऊष्मित किया जाता है तथा जल का वाष्पन होता है और बाद में यही वाष्पित जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल चक्र पूरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू कौन सा है? सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू क्या है? तना। क्या है? तना। चलिए इस तना के बारे में जान लेते हैं। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू एक तना है। अदरक, हल्दी तथा प्याज भी तने के रूप में है, जिनका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ईंधन है। इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? उसमें नाइट्रोजन नहीं होता। क्या नहीं होता? नाइट्रोजन। कीट भक्षी पादप पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों को खाते हैं। इस प्रकार पौधे का मुख्य उदाहरण यूट्रिक्लोरिया है। क्या है? यूट्रिक्लोरिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरा सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? चलिए बताएं। वह सहभोजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहभोजी। जब एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए लाभ प्राप्त करता है तो वह सहभोजी कहलाता है। जब दो अलग अलग प्रजातियों के परस्पर लाभवर्धक संबंध सहजीविता कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है। तप्त यानी गर्म, तपता हुआ, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है। क्षोभमंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किससे साफ मौसम में बनने में मदद मिलती है? निम्न में से किससे साफ मौसम बनने में मदद मिलती है? तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही, पृथ्वी चक्रवात।
प्रति चक्रवात से साफ मौसम बनने में मदद मिलती है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब तथा बाहर निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिसके कारण मौसम साफ एवं सुहावना हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिल्वीकल्चर से क्या संबंधित है या किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये वन एवं वन्य उत्पादन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर एवं वन उत्पादन से संबंधित है। इसके तहत व्यापारिक स्तर पर वन एवं वन उत्पादक से संबंधित कृषि की जाती है। परस्पर स्तर पर सिल्क या रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर तथा फूल उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। इसकी लंबाई कुल 1.33 किलोमीटर है। कितनी? 1.33 किलोमीटर। यह उत्तर पूर्वी जोन का मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 24, 18, 22 या 21? चलिए बताएं। भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में इसमें कुल कितनी थी? 14। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। देवनागरी इसकी लिपि है। चलिए आगे चलते हैं। ये खाली जगह दी हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबंधित करती है। इसके द्वारा संबंधित करती है? चलिए बताएं। ऑप्शन दिए हुए हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञानी की विषय वस्तु और पद्धति के उपयोग। इसका ऑप्शन यही सही है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबंधित करती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? चलिए ऑप्शन देख लीजिए और बताएं। ये सूची 1 से सूची 2 से मिलाने का नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। नंबर 2, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचकर लगे। नंबर 3, इसमें मूल्यवान सामग्री न लगी हो। नंबर 4, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचकर लगे। चलिए बताएं, इसका उत्तर दें। इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक होगा? चलिए आगे चलते हैं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, दत्तक कार्य या फिर कागज पेंसिल परीक्षण या फिर मौखिक प्रश्न या फिर निर्धारण मापनियाँ।
तो इसका आंसर होगा तीसरा सही, मौखिक प्रश्न। चलिए इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। मौखिक प्रश्न बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन करने में सहायक होता है, जबकि अन्य से लिखने की क्षमता का आकलन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रक्षेपण विधि की सीमाएं क्या हैं? नंबर 1, यह विधि मितव्यय नहीं है। नंबर 2, इस विधि में प्रक्षेपण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होता। नंबर 3, इस विधि की व्यक्तित्व के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं होता। उपरोक्त सभी। चलिए बताएं। उपरोक्त सभी, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा चौथा सही। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं हैं। निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही। यह एक बाल केंद्रित विधि है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक तथा बाल केंद्रित शिक्षा विधि है, जिसमें शिक्षक प्रकाशक की भूमिका में नहीं अपितु निरीक्षक की भूमिका में होता है। ये प्रकाशक की में नहीं होता, किसकी में होता है? निरीक्षक की में। कौन? एक अध्यापक। चलिए, तो ये पर्यावरण के 30 सवाल थे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब चलते हैं बाल विकास की तरफ। ये यूपी टेट का बाल विकास प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी 30 सवाल हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखें। प्रश्न नंबर पहला है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर चौथा सही होगा। कौन सा? चौथा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही, सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर। विकास कहाँ से किसकी ओर होता है? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। चलिए इसका ऑप्शन बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा सही, आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता और पर्यावरण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकता है?
चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला, विद्यालय और पास पड़ोस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो इसका आंसर होगा पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इसका ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब मानव शरीर के लिए एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन तीसरा होगा, द्विपार्श्विक अंतरण। इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? उसे बहुलांक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुलांक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रिया प्रसूत अंकुलन सिद्धांत का प्रतिपादन ... ने किया। किसने किया? तो किसने किया? ये स्किनर ने। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, फ्रायड के अनुसार क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही, विस्मर्श वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? चलिए बताएं। तो वह क्या कहलाती है? अनुपात मापनी। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, उसकी आयु क्या है? किस पर निर्धारित है? चलिए बताएं। तो उसकी आयु किस पर निर्धारित है? 11 वर्ष। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। इसका ऑप्शन होगा चौथा सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में बालकों की खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? चलिए बताएं। उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तरावस्था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलिए बताएं। इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, खाली जगह दी हुई है, की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण यानी सुनने की इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? चलिए बताएं। इसका ऑप्शन पहला सही होगा, 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक, 3 अथवा 4। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है क्या? इसका ऑप्शन पहला सही होगा, पारस्परिक अनुकूलन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? रुचि। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, स्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थी के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा में संदर्भ क्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, आत्म सत्कारण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। ये खाली जगह दी हुई हैं 2। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, सामाजिकृत अहम केंद्रित। इसमें आएगा सामाजिकृत और इसमें आएगा अहम केंद्रित। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ हैं। इसका ऑप्शन चौथा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली जगह बुद्धि के उच्च स्तरीय थी। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, संगीतमय। इसमें संगीतमय आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हम फिर आते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।